नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टीडीपी स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम जो है वो एमटीएस के एग्ज़ाम में जीके जीएस के क्वेश्चंस देखेंगे। ये हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें कि हम जितने भी 2022 में एमटीएस के क्वेश्चन में जीके जीएस के पूछे गए थे उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पहला वीडियो है। इसमें हम 5 जून 2022 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लगभग 10 से 11 वीडियो आएंगे जिसमें इसकी पूरे एमटीएस के जितने भी शिफ्ट हुए थे सभी को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को देरी न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? तो शिव कुमार शर्मा जो थे वो एक संतूर वादक थे। शिव कुमार शर्मा संतूर वादक थे। अब देखते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि उस्ताद जाकिर हुसैन एक भारतीय तबला संगीतज्ञ हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन क्या है? एक तबला वादक हैं। जाकिर हुसैन कौन, मतलब भारतीय तो हैं ही, पर लेकिन किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो तबला वादक हैं। इसी तरह बिस्मिल्लाह खां का मूल नाम अगर जो पूछे तो कमरुद्दीन खान है और ये शहनाई वादक हैं। पंडित भीमसेन जोशी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एमटीएस में ही कि पंडित भीमसेन जोशी कहाँ से संबंधित हैं? तो कर्नाटक के हैं और ये किराना घराने से संबंधित हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है? जैसे कि आप इस क्वेश्चन को अपने से ही कर सकते हैं। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है? तो पानी में अघुलनशील, दूध पानी में घुल जाएगा, चीनी पानी में घुल जाएगी, नमक पानी में घुल जाएगी, जबकि चाक पाउडर जो है वो पानी में नहीं घुलेगा, घुल जाएगा पर लेकिन तल में जाकर के अंत में बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस विभाग ने अप्रैल 2022 में वन हेल्थ प्रायोगिक परियोजना यानी कि पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया? तो पशुपालन और डेयरी विभाग ने क्या किया? वन हेल्थ प्रायोगिक परियोजना यानी कि पायलट प्रोजेक्ट जो है उसे शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण बगीचा ऑप्शन के हिसाब से हमें लगाना है। वैसे तालाब भी है, हो सकता है झील भी हो सकता है, जंगल भी हो सकता है, पर लेकिन हमें इसमें ऑप्शन के हिसाब से लगाना है। तो क्या होगा? बगीचा, क्योंकि बगीचा जो है वो कृत्रिम ही बनाया जाता है। जबकि वैसे तो तालाब भी कृत्रिम बना सकते हैं, झील भी कृत्रिम बना सकते हैं, जंगल भी, पर ये अपने से भी बन जाते हैं, है ना, मतलब अपने से ही बने होते हैं अधिकांशतः। और बगीचा जो है वो अपने से नहीं बनता, उसे बनाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात लगभग क्या है? तो प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं जो हैं वो 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात है। आप हर शिफ्ट में देखेंगे कि एक जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया है और एक वाद्य यंत्र से पूछा हुआ है कि कौन से वाद्य यंत्र से कौन से, मतलब कौन से वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है। इन दो टॉपिक से अधिकांशतः, मतलब बहुत हर शिफ्ट में लगभग क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आपको अंत में क्या करूँगा, एक लिस्ट बनाऊँगा जिसमें कि सबसे ज़्यादा जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं उस टॉपिक को बताऊँगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत की निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन सबसे तेज ट्रायल रन के अनुसार चली है? तो कौन सी ट्रेन 18 जिसका नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया है ना। अगला क्वेश्चन देते हैं, सरकार द्वारा डैश से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना यानी कि AAY शुरू की गई है? तो कौन सी सरकार द्वारा गरीबी से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना जो है वो शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व जिसे स्नेह भरे उपनाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी कि भारत की स्वर कोकिला के रूप में जाना जाता है? इन्हें तो लगभग सभी जानते होंगे कि लता मंगेशकर को भारत की स्वर कोकिला जाना जाता है। इनका जो है फरवरी में 2022 फरवरी में ही अभी हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? तो किस स्थान पर किया था? सारनाथ में गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम धर्म का प्रचार किया था। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट में क्या देखेंगे, इसमें हम संगतियाँ, कितनी संगतियाँ हुई? तो 4 संगतियाँ होती हैं। पहली संगति के बारे में देखते हैं। पहली संगति जो है वो राजगृह सप्तवर्णी गुफा में होती है। राजगृह सप्तवर्णी गुफा में पहली बौद्ध संगति होती है, 483 ईसा पूर्व में होती है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो महाकाश्यप जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं।
किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। अजातशत्रु जो कि हर्यक वंश का शासक था। इसका उद्देश्य क्या था प्रथम बौद्ध संगति का? इसका उद्देश्य था दो पिटकों यानी कि विनय पिटक और सुक्त पिटक के संकलन किया। पेपर में डायरेक्ट पूछता है कि विनय पिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, शैव धर्म से। क्या होता है वहाँ आदमी कन्फ्यूज हो जाता है। इनको बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये विनय पिटक, सुक्त पिटक। अभी एक और आएगा अभिधम पिटक, है ना। आगे देखते हैं द्वितीय बौद्ध संगति। तो द्वितीय बौद्ध संगति जो है ये वैशाली में होती है। 383 ईसा पूर्व होती है। इसकी अध्यक्षता सवाकामी करते हैं। और किसके शासनकाल में होती है द्वितीय बौद्ध संगति? तो कालाशोक के, जो कि शिशुनाग वंश का शासक था। इसका उद्देश्य क्या था द्वितीय बौद्ध संगति का? था इसका उद्देश्य था अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित एवं महासंघीय दो भागों में बट गया था। मतलब दो भागों में बांटना था। देखो एक बार और पढ़ते हैं। उद्देश्य अनुशासन को लेकर, यानी कि अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित एवं महासंघीय दो भागों में बट गया। तृतीय बौद्ध संगति देखते हैं। तो तृतीय बौद्ध संगति किस स्थान पर होती है? तो पाटलिपुत्र में होती है। 251 ईसा पूर्व होती है। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो मोगली पुत्र करते हैं। किसके शासनकाल में होती है? तो अशोक, यानी अशोक जो कि मौर्य वंश का शासक था। इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया। धर्म ग्रंथ का अंतिम रूप से संपादन किया तथा तीसरे पिटक अभिधम पिटक जोड़ा गया। अभी हमने देखा कि प्रथम बौद्ध संगति में जो है वो प्रथम बौद्ध संगति में विनय पिटक और सुक्त पिटक जोड़े गए, जबकि तृतीय बौद्ध संगति में क्या है? अभिधम पिटक जोड़ा गया। अब देखते हैं चतुर्थ बौद्ध संगति। ये कश्मीर में हुई थी, कुंडलवन में। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुई थी। वसुमित्र इसकी अध्यक्षता की। उपाध्यक्ष कौन बने? तो अश्वघोष बने। ये जो है चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क यानी कनिष्क के शासनकाल में हुई, जो कि कुषाण वंश का शासक था। उद्देश्य क्या था इसका? बौद्ध धर्म का दो संप्रदाय यानी कि हीनयान महायान में विभाजन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि हीनयान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। हीनयान और महायान जो है, हीनयान महायान किससे संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से? पहले तो ये पूछेगा। और फिर इसके बाद ये पूछ सकता है कि हीनयान महायान जो है किस संगति में आया? तो किस संगति में? तो चौथी बौद्ध संगति में। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं बेकिंग सोडा को। अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष डैश तक चलता है? तो कब से कब तक चलता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है वो वित्तीय वर्ष चलता है। एक मान लो कोई काम जो है वो कब से गिना जाएगा? मतलब किसी चीज़ में इनकम सरकार दे रही है काम कराने के लिए, तो 1 साल के बीच की गणना करते हैं कि कितना खर्च हुआ कहाँ। तो कब से कब तक में करते हैं? तो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। इसीलिए फरवरी में जो है बजट आता है। अगला क्वेश्चन है सेम अग्नेय चट्टान के उदाहरण की चर्चा करता है। सैम अग्नेय चट्टान के उदाहरण की चर्चा करता है। यह निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो आसितास में, यानी कि बेसाल्ट चट्टान जो है वो होगा। अब देखते हैं चट्टान के प्रकार। चट्टान जो है वो 3 प्रकार की होती हैं वैसे। कौन कौन सी? अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान जो होती है वो अग्नेय और अवसादी चट्टान से मिल करके बनी होती है। अब देखते हैं थोड़ा अग्नेय चट्टान क्या है। तो अग्नेय चट्टान जो है, अग्नेय चट्टान के बारे में देखते हैं। अग्नेय चट्टान, इसको प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं क्योंकि अन्य चट्टानों का निर्माण सीधे या परोक्ष रूप से अग्नेय चट्टान से ही होता है। मतलब अन्य चट्टानों का निर्माण भी अग्नेय चट्टान से ही होता है। अग्नेय चट्टान के उदाहरण जैसे कि ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेमटाइट, बिटुमिनस। डायरेक्ट पूछता है, क्या पूछेंगे? ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है? अग्नेय चट्टान का, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान। तो अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। इन्हें आप बढ़िया से रिवीजन कर लेंगे। अगला
जैसे कि अवसादी चट्टान के बारे में देखते हैं, जिसे हम सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। तो अवसादी चट्टान, इस चट्टान का विस्तार सतह पर सबसे ज़्यादा होता है। सबसे कौन पूछेगा कौन सी चट्टान का विस्तार सबसे सर्वाधिक होता है, तो सेडिमेंट्री रॉक यानी कि अवसादी चट्टान का विस्तार जो है वो सर्वाधिक होता है, और इसका निर्माण अवसादों की सतह पर जमा होने से होता है। अवसादी चट्टान के उदाहरण देखते हैं, जैसे कि बलुआ पत्थर हो गया, डोलोमाइट हो गया, लिग्नाइट, चूना पत्थर, कोयला आदि, ये सब जो हैं ये अवसादी चट्टान के एग्जाम्पल हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान जो है इसका निर्माण आग्नेय और अवसादी चट्टान दोनों से होता है। देखो हमने बताया ना, आग्नेय और अवसादी दोनों चट्टानों के संयोग से मिलकर के, यानी कि अधिक ताप या दाब पर प्रभाव के कारण होने वाले परिवर्तन जो होता है। देखो आग्नेय या अवसादी चट्टान जब अधिक समय तक ताप और दाब, मतलब ताप भी और दाब भी दोनों झेलेगा, तो वो क्या बन जाएगा, कायांतरित चट्टान बन जाएगा। जैसे कि संगमरमर वगैरह हो गए है ना। इसके प्रभाव में आग्नेय चट्टान एवं अवसादी चट्टान के भौतिक एवं रासायनिक गुण दोनों परिवर्तित हो जाते हैं। अब देखते हैं आग्नेय चट्टान से कायांतरित चट्टान कौन कौन से बनेंगे, जैसे ग्रेनाइट बनेगा, बेसाल्ट बनेगा। और अवसादी चट्टान से कायांतरित चट्टान कैसे, जैसे बालुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर से संगमरमर, है ना। ये अवसादी चट्टान से, देखो अवसादी चट्टान चूना पत्थर जो है वो क्या है, अवसादी चट्टान है। तो चूना पत्थर से ही संगमरमर बनता है। और बलुआ पत्थर जो है अवसादी चट्टान जो है, अवसादी चट्टान से ही कायांतरित, अवसादी चट्टान से ही कायांतरित चट्टान, यानी कि बलुआ पत्थर जो है वो क्या है, कायांतरित चट्टान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, FIH पुरुष विश्व हॉकी विश्व कप, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश ने जीता। तो बेल्जियम ने जो है वो 2018 में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप विजेता टीम है। अभी आप देख चुके हैं कि करंट अफेयर के हम 3 क्वेश्चंस मतलब अभी तक में मिला है। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन, जिनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1265 से 1286 ईस्वी, ने डैश की उपाधि धारण की थी। तो जिल ए इलाही यानी कि भगवान की छाया की उपाधि किसने धारण की, तो गयासुद्दीन बलबन ने जिल ए इलाही यानी कि भगवान की छाया की उपाधि धारण की थी। अब देखते हैं गुलाम वंश के कुछ प्रमुख शासक, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक, ये 1206 में शासक बना और 1210 में इसकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक इसका शासनकाल रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की नींव रखी थी। 1210 में आराम शाह फिर आता है, फिर उसके बाद इल्तुतमिश, फिर रुकनुद्दीन फिरोज शाह, फिर रजिया सुल्तान जो है वो पहली महिला मुस्लिम शासिका है। फिर मुइजुद्दीन बहरम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, गियासुद्दीन बलबन, कै खुसरो, मुइजुद्दीन कैकुबार, और फिर अंत में कैमर्स जाता है। अंतिम शासक कौन है, कैमर्स। गुलाम वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन है, तो कैमर्स जो है वो गुलाम वंश का अंतिम शासक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यापकत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। तो आप जानते हैं व्यापकत्व का सिद्धांत जो है वो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। अब देखते हैं लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किए गए कुछ सुधार, जैसे कि सामाजिक सुधार, व्यावसायिक सुधार, सिंचाई की व्यवस्था और सिंचाई सैनिक सुविधा, सार्वजनिक निर्माण कार्य, शिक्षा संबंधी सुधार, रेल, तार और डाकघर की स्थापना, ये सब जो है ये इसने कराया था, है ना। मतलब इसमें इसकी बहुत भूमिका रही, जैसे कि रेल तार 1954 में, है ना, लगभग डाकघर की स्थापना, ये सब डलहौजी के समय में ही हुआ था। अब देखते हैं कुछ प्रमुख कार्य इसके द्वारा किए गए, जो पंजाब का विलय इसने कराया। पंजाब का विलय 1849 में किया गया। महाराजा दिलीप सिंह को पेंशन देकर इंग्लैंड भिजवा दिया। इसने क्या किया, महाराजा दिलीप सिंह को पेंशन देकर इंग्लैंड भिजवा दिया। अवध का विलय 1856, जो 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण बना था, इसने क्या किया, अवध का विलय कर लिया 1856 में, जो कि 1857 में विद्रोह का प्रमुख कारण बना था। अगला है लेप्स सिद्धांत, जिसे उसने अनेक देशी राजाओं को हड़पने में प्रयोग किया था, यानी कि लेप्स सिद्धांत, हड़प नीति जिसे बोलते हैं। और लुईस बर्मा को भी इसने, मतलब म्यांमार जो प्रेजेंट टाइम पर है उसे पहले वर्मा बोलते थे,
तो इसने वर्मा को भी जीत लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और डैश के बीच लाहौर की संधि का पर हस्ताक्षर किया गया। अभी हमने देखा था कि महाराजा दिलीप सिंह जो थे, ये जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, महाराजा दिलीप सिंह ये रहा, महाराजा दिलीप सिंह को पेंशन देकर इंग्लैंड भिजवा दिया। किसने? तो डलहौजी ने भिजवा दिया। तो ये कब की बात है? 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और महाराजा दिलीप सिंह, ब्रिटिश साम्राज्य और महाराजा दिलीप सिंह के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। कब? 1846 में। फिर इसके बाद अगर इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि लाहौर की संधि अंग्रेज और सिखों के मध्य 9 मार्च 1846 ईस्वी को हुई थी। ब्रिटिश सरकार ने महाराजा दिलीप सिंह को पेंशन देकर इंग्लैंड भिजवा दिया था, जैसे कि आपने दिया, किसने? डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? तो रेगिस्तान में केवल एक ही नदी है, लूनी नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2023 के पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो उड़ीसा जो है, उड़ीसा राज्य वो 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन है। मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो सीताराम येचुरी जो हैं वो मोदी गवर्नेंस न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म के राइटर हैं। अभी हमने देखा जैसे कि 4 करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ये चौथा है। अगला क्वेश्चन है उड़ीसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित? ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि शायद ही किसी गलत हुआ होगा, तो इसका क्या हो जाएगा? उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानसभा में 2 सदन होते हैं? तो किसमें होते हैं? महाराष्ट्र में है, जबकि झारखंड में नहीं है, गुजरात में नहीं है, राजस्थान है। यानी कि विधानसभा विधान परिषद दोनों किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। और यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम पर अगर जो देखा जाए तो 6 राज्य हैं, पहले तो 7 थे, अब 6 हैं। जम्मू कश्मीर भी था, उसे हटा के दिया गया है ना। जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन 6 राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद जो है वो दोनों हैं। एक बार और देख लें। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश। आप इसे ऐसे याद कर सकते जैसे कि नीचे के 4 स्टेट तो नीचे के ही हो गए। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये 4 स्टेट तो नीचे के हो गए। ऊपर के कौन कौन से? बिहार और उत्तर प्रदेश। वैसे तो पहले जम्मू कश्मीर भी था, पर लेकिन जम्मू कश्मीर प्रेजेंट टाइम पर हट चुका है। अगला क्वेश्चन है। मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? जैसे कि आप जानते हैं कि अभी तक 11 मौलिक कर्तव्य हैं 51A में। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान, मौलिक कर्तव्य का विचार जो है वो रूस के संविधान तत्कालिक सोवियत संघ से लिया गया था। पहले जो रूस है उसका नाम क्या था? सोवियत संघ था। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति, किस समिति द्वारा? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। मूल रूप से मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी। बाद में 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा एक कर्तव्य को और जोड़ा गया। जैसे कि आपको यहाँ पर 2 संविधान संशोधन याद रखने होंगे। एक कौन सा? एक 42वां संविधान संशोधन, दूसरा 86वां संविधान संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है, जबकि 86वां संविधान संशोधन जो है वो 2002 में होता है। सभी 11 कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A भाग 4A में सूचीबद्ध हैं। कर्तव्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत मौलिक कर्तव्य भी प्रकृति में गैर न्यायिक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एहोल डैश की राजधानी थी? तो एहोल जो है वो चालुक्यों की राजधानी थी। आप देख सकते हैं किस तरह क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब कि जो राजधानी भी पूछा हुआ है कि मतलब चालुक्य, एहोल की राजधानी क्या थी? तो चालुक्य थी। अगला क्वेश्चन है। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो कोणार्क नृत्य उत्सव जो है वो उड़ीसा में मनाया। अभी आपने देखा एक पूछा था ओडिसी नृत्य इसी सीट में, और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कोणार्क नृत्य उत्सव, तो ये भी उड़ीसा में ही। जैसे कि आप देख सकते हैं नृत्य से यहाँ पर कितने 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, है ना, एक ही पेपर में। करंट अफेयर के 4 क्वेश्चन मिल गए अपने को, और है ना
और एक मिला उसका जनगणना का। अगला क्वेश्चन है टंकेश्वर हजारिका बोर बयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य, अब देख सकते हैं जैसे कि एक और शास्त्रीय नृत्य आ गया। अभी हमने एक और देखा था, पहला ही क्वेश्चन जो था वो इसी संबंध था लगभग। टंकेश्वर हजारिका बोर बयान को भारत किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो सत्रिया नृत्य के लिए जो है वो टंकेश्वर हजारिका को 2018 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि अपने शास्त्रीय नृत्य कितने हैं। तो शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, 8 हैं। कौन कौन से? पहला है भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु में होता है। भरतनाट्यम भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। दूसरा है कथक जो कि उत्तर प्रदेश में होता है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि कथक यानी कथा, है ना। अब देखते हैं कथकली। देखो कथक अलग है, कथकली अलग है। कथक जो है वो उत्तर प्रदेश में, जबकि कथकली जो है वो केरल में। कथकली भारत का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी उड़ीसा का है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, अभी हमने कुछ देर पहले ये क्वेश्चन था कि उड़ीसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, और एक और क्वेश्चन मिला था, मतलब उड़ीसा से 2 क्वेश्चन मिले थे और एक ये क्वेश्चन मिल गया शास्त्रीय नृत्य, है ना। मतलब शास्त्रीय नृत्य से जो है वो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला है मणिपुरी, ये मणिपुर संबंधित है। मोहिनी अट्टम केरल से कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों जो हैं वो केरल संबंधित हैं। सत्रिया जो है वो असम से संबंधित है। अब देखते हैं, जैसे कि ये हमारा इस सेट का लास्ट क्वेश्चन था, अब हम जो है वो सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन की बात करेंगे।